रिसेंट में एक इंटरव्यू आया मधुसूदन केला और शंकर शर्मा का। काफ़ी व्यूज़ में काफ़ी क्लैश भी था, पर दोनों ने पैसे बनाए हैं। तो इससे ये भी जानने को मिला कि आप कैसे एक तरीके से पैसे कमा सकते हैं। क्या पता दूसरा उससे एग्री ना भी करे तब भी, मगर आपको एक तरीके से चुनना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं उस बारे में। और उससे पहले मैं बता दूं, उसके बाद हम एआई से रिसर्च कैसे करें एक स्टॉक के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे, और करना चाहिए भी नहीं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले इंटरव्यू के बारे में बात करें तो ज़्यादातर नॉर्मल ही था कि निवेशकों को धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, 2-3 साल के बाद रिजल्ट मिलेंगे और यही टाइम है इन्वेस्ट करने का। इसके बाद ही एबनॉर्मल रिटर्न्स बनते हैं, और जो रिटर्न बनते हैं वो इसी टाइम से बनते हैं, बुल मार्केट में नहीं बनते, बेयर मार्केट बनते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें। पर जो कुछ 3-4 पॉइंट मेरे दिमाग में अटक गए और उनके बारे में काफ़ी बहस भी हुई आई थिंक मधु जी के और शंकर शर्मा के बीच में। डायरेक्टली बहस नहीं हुई, पर अगर आप कॉन्शियसली थोड़ा सबकॉन्शियस उस लेवल पे जाके देखेंगे तो दोनों एक दूसरे से एग्री नहीं थे। पहला पॉइंट जो मेरे दिमाग में आता है, शंकर शर्मा ने बोला कि इंडियन इन्वेस्टर्स इक्विटी हैवी इन्वेस्टेड हैं, वो अपना सारा पैसा इक्विटी में लगा रहे हैं और डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हैं। एफडी, बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और गोल्ड और सिल्वर में भी डाइवर्सिफाई इंडियन इन्वेस्टर्स को करना चाहिए, पर ऐसा इंडियन इन्वेस्टर्स नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना था, और बात भी सही है, कि आप एसआईपी का लेवल इस वक्त, एसआईपी की जो कितना पैसा आ रहा है म्यूचुअल फंड के पास वो देखें तो 25 से 30 हज़ार करोड़ हर महीने म्यूचुअल फंड्स के पास आ रहा है, जो कि 50 लाख असेट अंडर मैनेजमेंट से 85 लाख करोड़ असेट अंडर मैनेजमेंट पहुंच गया है। तो उनकी बात भी ठीक थी, पर इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त काउंटर इफ पॉइंट दिया मधु जी ने, कि अभी जो रिसेंट में डेटा आया था, जो कि अभी रिसेंट में अखबार में भी आया था, काफ़ी लोगों ने पढ़ा भी होगा आप में से, कि इंडियन इन्वेस्टर्स या इंडियन हाउस होल्ड के पास 4 से 5 ट्रिलियन का गोल्ड हाउस होल्ड में है। जो कि वो है भी, क्योंकि हमारे काफ़ी पुराने टाइम से ही हम गोल्ड में इन्वेस्ट तो नहीं कह सकते, मगर गोल्ड खरीदते ज़रूर हैं। शादी के टाइम पे कुछ भी होगा, कोई फंक्शन होगा तो घर में गोल्ड ज़रूर आएगा। तो उस हिसाब से काफ़ी इन्वेस्ट हमारा गोल्ड में है, और जो कि मगर इक्विटी में उसके कंपैरिजन में कितना है, 4-5 ट्रिलियन आप बात करेंगे तो उसके सामने इक्विटी का इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। तो उनका पॉइंट भी बहुत ही लॉजिकल है कि अभी इंडियन इन्वेस्टर्स बहुत पीछे हैं एक अच्छे लेवल को अचीव करने में, जिसके अंदर इक्विटी हैवी हो जाएंगे। हम अभी इक्विटी में इतना इन्वेस्टेड है जितना गोल्ड में। आप सोचिए, हमारी 5 ट्रिलियन की जीडीपी नहीं है, इतना तो हमारे पास गोल्ड रिजर्व है। हमारे सेविंग्स काफ़ी ज़्यादा है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त पॉइंट लगा, और दोनों के अंदर, दोनों के पॉइंट्स में कॉन्ट्राडिक्शन था, और मेरे को इसके अंदर काफ़ी लॉजिकल मधु जी लगे। अगली पॉइंट की बात करें तो फिर शंकर जी ने बोला कि वो लॉन्ग है ऑन पे, जो कि मुझे भी बात थोड़ी हजम नहीं हुई कि यार हर ये इस इवेंट को थोड़ा प्रिडिक्ट करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। और आसान क्या, इम्पॉसिबल ही था, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि अमेरिका इतनी जल्दी और इतना अटैक करेगा ईरान पे। मोर प्रोएक्टिव, वो थोड़ा ओवर स्मार्टनेस लगी मुझे, कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी अभी ऑयल पे शॉर्ट होगा वॉर से पहले, ऑयल पे लॉन्ग होगा, सॉरी, वो वॉर से पहले। चलो ठीक है, मगर उन्होंने बोला है, उनकी काफ़ी चीज़ें भी, जैसे सितंबर से पहले उन्होंने बोला था कि पिछले 2 साल में कि अब मार्केट गिरने वाला और गिर गया। आई डोंट थिंक सो कि मीडिया को इसी तरह से यूज़ करते हैं, और जो हो जाता है उसको बोलते हैं कि मैंने ये तो बोला था, और 5-6 जगह जाके बोलेंगे तो आप या मैं सब मान ही जाएंगे कि हाँ इन्होंने बोला होगा, हम चेक नहीं करते। जबकि मैंने चेक किया था, उन्होंने ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट ज़्यादा नहीं दिया है कि सितंबर में या मतलब अब मार्केट गिरने वाला है। और मधु जी ने अपना कंफर्म किया कि भाई मैं तो, मुझे नहीं पता, मैं तो लॉन्ग ही रहता हूँ, और अब इसी टाइम अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है। कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिसके अंदर अब गवर्नमेंट को लगता है कि इस सेक्टर पे काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो इंडिया मुसीबत में आ सकता है। तो क्रिटिकल सेक्टर्स आपको ढूंढने हैं, उसके अंदर इन्वेस्ट करना है। उन्होंने ये स्पेसिफिक पॉइंट बोला, तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि शंकर जी झूठ बोल रहे हैं या मैं उनको गलत मानता हूँ। उनकी काफ़ी चीज़ें मुझे काफ़ी लॉजिकल लगती हैं, और उन्हीं से मैंने सीखा है डाइवर्सिफिकेशन किया। नहीं तो मैं पहले डाइवर्सिफिकेशन को नहीं मानता था। मैंने वॉरेन बफेट पढ़ पढ़ के मेरे दिमाग में घुस गया था कि डाइवर्सिफिकेशन इज़ नॉट गुड, डाइवर्सिफिकेशन इज़ ऑल्टरनेटिव फॉर योर मिस्टेक्स। बट ठीक है, हम स्टॉक मार्केट में इतना कंफर्म नहीं कह सकते कि ये बढ़ेगा ही, हमें डाइवर्सिफिकेशन करना ही चाहिए। तो इसलिए मैं शंकर शर्मा को बुरा नहीं करूँगा, इस पॉइंट में मेरे को थोड़ा इलॉजिकल लगा, और मधु जी काफ़ी स्ट्रेंथेंथ लगे। अगली पॉइंट की बात करें तो उनसे पूछा गया कि अगर राकेश जी इस वक्त होते तो वो क्या करते हैं या वो क्या सलाह देते। तो शंकर शर्मा ने बोला कि डेफिनेटली इस वक्त होते तो राकेश जी शॉर्ट होते हर जगह। इसमें मैं उनसे एग्री करता हूँ, क्योंकि मेरा भी यही मानना है कि राकेश झुनझुनवाला ने अपने काफ़ी सारे पैसे तेड़मबाजी करके कमाए हैं,
हालांकि उन्होंने कुछ स्टॉक्स में अच्छा भी काम किया है और उनकी रिसर्च पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। उनके जो रिसर्च होती है, उनके जो लॉजिक्स होते हैं, वो डेफिनेटली आगे जाके प्रूव हुए हैं, तो उनका लॉजिक डेफिनेटली काम करता है। मगर शुरुआत में आई थिंक उन्होंने ऐसे किया है। और मधु जी ने भी इसके ऊपर अच्छा पॉइंट दिया कि उन्हें ये तो नहीं पता कि वो लॉन्ग होते हैं शॉर्ट होते हैं, मगर वो ये जरूर होते हैं। आई थिंक कैमरा बंद हो गया था। तो इसमें हम ये ज़रूर बोलते हैं कि राकेश जी इस वक्त होते तो वो ये ज़रूर बोलते कि अभी शांत बैठो, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि वॉर कब ख़त्म होगी, इस वॉर का इम्पैक्ट क्या होगा, इस वॉर में वर्ल्ड्स में क्या चेंज आएंगे इस वॉर के बाद। तो हमें जब नहीं पता तो ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। अभी शांति से बैठिए, जब समझ में आएगा कि जी हाँ अब इसके बाद कोई नेगेटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव इम्पैक्ट कुछ भी, इसके आगे का हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पाएंगे या थोड़ा पॉसिबिलिटीज़ को हम एनालाइज कर पाएंगे, तब थोड़ा हम स्टेप्स लेंगे। मगर अभी हमें पॉसिबिलिटीज़ नहीं पता तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे लगाएं। करेक्ट पॉइंट है एकदम, और उन्होंने क्या लाजवाब आंसर दिया। तो मेरे ख्याल से भी अभी यही समय है शांत बैठने का। 3-4 महीने बाद समय आएगा जब ये आई थिंक मार्केट भी बॉटम आउट हो जाएगा। अभी मार्केट बॉटम आउट नहीं हुआ है। मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया कि लेवल यहाँ से 70,000 68,000 तक सेंसेक्स जाना चाहिए, तब जाके थोड़ा अंडर वैल्यूड हो जाएगा हमारा इंडेक्स, और वहाँ से इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़बरदस्त होंगी। 10x 15x जो हम बात करते हैं वो वहाँ तक। मगर अभी भी वैल्यूशंस में ये नहीं बोल रहा, कई जगह का वैल्यूशंस काफ़ी चीप है। तो ये इंटरव्यू में काफ़ी सारी चीज़ें आपको भी देखना चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली और अंडरस्टैंडिंग भी मिली कि इस वक्त में हम कैसे नेविगेट करें, इस वक्त को कैसे पास करें एज एन इन्वेस्टर। शंकर शर्मा आई थिंक इंडियन इन्वेस्टर्स को थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, और समय बताएगा ये तो कि इंडियन इन्वेस्टर्स को अंडर एस्टिमेट करना चाहिए या नहीं। बट आई थिंक ये वक्त है अभी शांत बैठने का। चलिए तो बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में कि हमें एआई से रिसर्च करनी चाहिए, चैट जीपीटी से करनी चाहिए। तो यूट्यूब पे आपने काफ़ी चीज़ देखी होंगी कि मैनेजमेंट क्वालिटी भी कैसे चेक करें अपने एआई या चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी के ज़रिए अपना। तो मैंने भी इसके अंदर काफ़ी रिसर्च करी, खुद ट्राई की ये सॉफ्टवेयर और एआई सॉफ्टवेयर, और इसके अंदर अपने एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, काफ़ी सारे स्टॉक्स मतलब, मगर एक स्टॉक्स के बारे में पर्टिकुलरली डीप रिसर्च करवाई कि इसमें ये कंपनी क्या काम करती है, कमेंट्री कैसी है मैनेजमेंट की जेन्युइन है या नहीं है मैनेजमेंट, और इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, इस कंपनी का फ्यूचर क्या है, इस कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और इस इंडस्ट्री का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या केगर है इंडस्ट्री का, क्या कंपनी का केगर हो सकता है। सब चीज़ें ट्राई करिए। उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि जी हाँ, आपको अपनी रिसर्च करने के बाद ये कॉन्फिडेंस ज़रूर दे सकता है, मगर ये इंडिविजुअल रिसर्च खाली इसके ऊपर आप अपने पैसे नहीं लगा सकते। जी हाँ, क्योंकि पहला पॉइंट जो मैंने बहुत नोटिस किया कि कई बार एआई गलत डेटा पॉइंट्स दे देता है, और जिसकी कोई वेरिफिकेशन आप कर ही नहीं सकते क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं होता। और आप उसके बारे में अगर उससे और जानना चाहते हैं तो वो कई बार झूठ भी बोल देता है या गलत इन्फॉर्मेशन को राइट प्रूव करने के लिए कुछ भी बोल देता है। यहाँ तक कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी गलत कर देता है, डिवाइड सिंपल डिवीजन भी वो गलत करता है कई बार, जानबूझ के अपने पॉइंट्स को ठीक करने के लिए। तो ये इस वजह से एआई इज़ नॉट रिलायबल एट ऑल इन आवर रिसर्च, एटलीस्ट इन फाइनेंस। आपको अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए, क्योंकि आप अपना जीवन भर की पूंजी एक स्टॉक्स में या 10 स्टॉक में नहीं डाल सकते 5 साल के लिए जब तक आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है। बजाय आप एआई की रिसर्च पे कॉन्फिडेंस करके डाल दें। एआई की रिसर्च पे आपने एक बार आपको डाल भी दिया मगर फिर उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस वो 5 या 7 दिन में हिल जाएगा। मगर आपने खुद रिसर्च करी होगी तो आप उसको 6 साल क्या 10 साल तक भी आप उसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं बार बार आपका क्या लॉजिक था और अब क्या वो लॉजिक है या नहीं, उसको भी चेक कर सकते हैं। तो उसकी वजह से मैं यही बोलना चाहूँगा कि एआई से रिसर्च नहीं कर सकते आप, और नहीं करनी चाहिए। अगर आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं या उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं, अपने पैसों के साथ मजाक कर रहे हैं, क्योंकि एआई सॉफ्टवेयर अभी नहीं है इस लायक, और उनके ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता, खास करके पैसे के मामले में। और जब आपका अपना खून पसीने की मेहनत हो तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। चलिए ध्यान रख सकते हैं। धन्यवाद।